कर्नल टिक्कू, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, गृह मंत्रालय की मीटिंग हुई, आईबी के चीफ ने ये साफ कह दिया कि एक नहीं, दो नहीं, 50 हमने इनपुट शेयर की थी। बस तक के बारे में स्पेसिफिक बता दिया गया था। राम माधव जो कि इस सरकार का समर्थन करते हैं, बहुत अहम रोल प्ले किया था पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट में, वो कहने सुरक्षा में चूक ही नहीं है। ये तो वही हुआ ना कि एक टेररिस्ट अटैक होता है, उसके बाद अलग अलग चश्मे बिकते हैं, हर आदमी अपने एजेंडे का चश्मा पहन लेता है, उसको तस्वीर वैसी नजर आती है, फिर नेशन फर्स्ट कहां से रह गया? तो सत्ता फर्स्ट है। मैं राम माधव जी की स्टेटमेंट से बहुत ही हैरान हूँ। ये कह रहे हैं ये सुरक्षा में चूक नहीं हुई है, फिर क्या है ये? आप अपने ही ले डाउन एसओपी का उल्लंघन करते हो और रात को एक गाड़ी को उस इलाके से मूव करने देते हो जहां मतलब कोई चलने की किसी की इजाज़त नहीं है। तो ये तो बिल्कुल पॉलिटिक्स है ये, क्योंकि ये सोचते हैं अगर ये कुछ बोलेंगे तो अपनी ही सरकार के अगेंस्ट ये कुछ बोलेंगे तो फिर उनको मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के अगेंस्ट कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन मैं किसी दूसरे पहलू में आपको ले जाना चाहता हूँ। देखिए, हम सब लोग ये बोलते हैं कि हुर्रियत वो कुछ बयान देते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, लेकिन हुर्रियत का अगर आप हुर्रियत की भाषा सुनेंगे, उन्होंने कितनी बार ये बोला है, रिकॉर्ड है उनका स्टेटमेंट्स का, कि अमरनाथ यात्रा एक कश्मीर के ऊपर कल्चरल इन्वेजन है। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा। और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी कि इस यात्रा को 10 दिन का रखें, 15 दिन का रखें और आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म ही करें, क्योंकि वो नहीं चाहते। देखिए, हम कुछ भी बोलें, इसको सेक्युलरिज्म बोले, कुछ भी बोलें, लेकिन जो लोग इस आतंकवाद को, प्रॉक्सी वॉर को कश्मीर में चला रहे हैं, उनके लिए उम्मा सबसे ज्यादा जरूरी है। वो किसी और धर्म को वहां देखना नहीं चाहते। आप कुछ भी बोल लीजिए, कोई भी पर्दा उसके ऊपर डाल दीजिए। जो कश्मीरियत थोड़ी बहुत बची थी वहां पर, वो तो 1989 में ही खत्म हुई जब उन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल दिया। और अब तो आपने देखा होगा, ये हिजबुल का जो चीफ था, उसने बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दिया, हमें कोई मतलब नहीं है आज़ादी से, पाकिस्तान से, हम तो इस्लाम के लिए लड़ेंगे। तो ये जो हो रहा है, ये तो उसी की दिशा में एक कदम है। नहीं, एजेंडा साफ ही तो है ना कि छदम युद्ध से आप लड़ नहीं सकते। इतना वक्त हो गया, जनवरी से अब तक 100 से ज्यादा आतंकी मिलिट्री मार देती है, आप ऐसे नहीं लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लड़ना पड़ेगा। और ये एजेंडा जब साफ नजर आ रहा है, जब साफ नजर दिख रहा है, तो क्यों नहीं कम से कम एक एक्शन एक ऐसा दिखाई देता कि हाँ, हमारी पॉलिटिकल विल भी इतनी स्ट्रांग है जितनी हम सेना को कहते हैं कि वो अपना काम कर लेगी। देखिए सचिन जी, ये सही है कि बीच बीच में सरकार ने कहा भी है कि हमने सेना को पूरा हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन वो बॉर्डर के उस पार कुछ कार्रवाई यदि मतलब कहना चाहिए कि जब यहाँ से बैठ करके हो सकती है, जो सीमा इतना अवश्य हुआ है कि जो जितना अधिक घुसपैठ होती थी उस पर कुछ अंकुश हमारे सेना की वजह से काफ़ी हो पाया है। लेकिन अंदर जो बैठे हैं, जिसको कहते हैं कि गद्दार कहें, और दूसरी तरफ उनको साथ देने वाले, उनको फंड करने वाले, उन लोगों के साथ जो उनका गठजोड़ है, उन पर जितनी कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई। वो भी एक बड़ी भारी कमी है। और अब ये राइट टाइम आया है जब आप उनके खिलाफ पूरा एक्शन करें। और यदि राज्य सरकार, यदि वहाँ की कोई पार्टी, वहाँ का कोई संगठन यदि उनका साथ देता है, सो उनके साथ बिल्कुल नाता तोड़ें, उनको पब्लिकली एक्सपोज करें कि भाई देखिए, ये आप लोग नहीं कर सकते हैं। अब ये जिसको कहते हैं लक्ष्मण रेखा, नहीं, सारी रेखाएं पार हो गई हैं जिस तरह से घटनाएं बढ़ी हैं। और लोकल जो सपोर्ट मिलने लगा है, पहले ब्रिगेडियर मिश्रा साहब भी कह रहे थे, टुक्कू जी भी जानते हैं, और सुदान सिंह जी भी कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि उन लोगों को जो लोकल सपोर्ट मिलने लगा है, उस धारा को काटना होगा। वो जो सपोर्ट लाइन है उसके लिए भी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। सीमा पार से तो आपने रोकना शुरू कर दिया घुसपैठ को, हमारी सेना बहुत काफी हद तक इसीलिए बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। और उसके जो 250-300 जो लोग वहां छिपे हुए बैठे हैं, वो वहां पर उनके खिलाफ भी कैसे कठोर कार्रवाई हो, उसमें बाद जो नतीजा होगा देखा जाएगा। और कश्मीर की जनता भी आवाम चाहती है, उनको रोजी रोटी, उनका शिक्षा, उनका एजुकेशन। अमरनाथ यात्रा में जितने लोग काम कर रहे हैं, इस बस का ड्राइवर भी तो मुस्लिम ही था। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कश्मीरी जनता चाहती है अमन, लेकिन कुछ लोग जो वहाँ पर, जिसको कहते हैं कुछ हजार, कुछ सैकड़ों, जो लोग भी ऐसा साथ देते हैं, उनको सही रास्ते पर लाना, या उनके जो अगवा जो खाली आतंकवाद फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, नॉट केवल स्टेटमेंट। और फिर अभय दुबे जी, इसमें पार्टी लाइन के ऊपर आके भी काम करना पड़ेगा। आज हम अगर लताड़ रहे हैं कि बीजेपी अपनी क्या सत्ता पहले देख रही है या फिर क्या वो चश्मा अलग हो गया, तो फिर कांग्रेस को भी यहां देखना पड़ेगा कि वो पत्थरबाजों में उन्हें मासूम ना दिखें, वो जो बांधा जाता है वो भी एक पत्थरबाज ही दिखे। और जो समर्थन करते हैं वो भले मणिशंकर अय्यर हों या किसी और पार्टी के हों, ना केवल कंडेम बल्कि पार्टी लीग से ऊपर उठकर उन पर भी एक्शन होना चाहिए, तभी शायद निपटा जाएगा।
देखिए सचिन जी, अभी आपने जिक्र किया सीमा पार के आतंकवाद का, और आलोक मेहता जी ने भी बड़े अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाया। आश्चर्य इस बात का होता है कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब बुरहान वानी को एलिवेट करते हैं। पाकिस्तान में बैठकर सलाउद्दीन खुलेआम कहता है कि हिंदुस्तान में कई स्थानों पर मैं हमला करा सकता हूं, मेरे लोग हैं, विश्व के किसी कोने से मैं हथियार ला सकता हूं, मेरे पास संसाधन हैं। उसके बावजूद वो देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, मैं मोस्ट फेवर नेशन के दर्जे को रिव्यू करूंगा, मैं पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा, अगर वो इन सब के बावजूद उनको जन्मदिन की नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री जी बधाई दें या उनकी माता जी का हालचाल जाने, तो इससे संदेश क्या जाता है? हमको कड़ा संदेश देने की आवश्यकता है। अगर आपने इजराइल का जिक्र किया तो क्यों नहीं हम खड़े हो सकते हैं? अगर खुलकर कोई राष्ट्र हमारी अस्मिता को चुनौती देता है तो क्या खुलकर हम तभी तो कुछ कांग्रेसी खड़े हो जाते हैं, तभी तो कुछ दूसरी पार्टी के खड़े हो जाते हैं कि वो तो बेचारे बच्चे हैं जो कि पत्थर फेंकते हैं, पेट्रोल पंप फेंकते हैं। देखिए मणिशंकर अय्यर हो, यशवंत सिन्हा जी हो, कोई जाए, सरकार को अपना काम करना चाहिए। ऐसे काम करना चाहिए कि एक तरफ कोई जाए तो वो व्यक्तिगत राय हो जाती है और फिर दूसरी तरफ आप अपनी राजनीति भी कीजिए। मैंने यही बात पहले भी कही थी। मैंने आपसे ऑप्शन पूछा था कि यदि ये सरकार की प्रतीक्षा नहीं करते, राष्ट्रपति शासन लागू करे, तो क्या अनक्वालिफाइड आप पार्लियामेंट में सपोर्ट करेंगे उनको? बोलिए आबे दुबे जी इस घटना के ऊपर। देखिए सचिन जी, मैं बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया, सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कश्मीर को कांग्रेस पार्टी से क्या समस्या है ये समझ लीजिए। जब आर्टिकल 370 आया तो 53 से लेकर अब तक वहां पर सदर रियासत था, हमने उसको राज्यपाल कर दिया, वहां पर प्रधानमंत्री आपने जो कर दिया फिर तो समस्या खत्म हो जानी चाहिए। इसलिए मैं बात आज की कर रहा हूं, आज हम बहुत आगे आ चुके हैं और पुरानी बातें करेंगे तो सब तो प्रॉब्लम है आप ही ने खड़ा कर 10 सेकंड दीजिए। आप ये बताइए कि राष्ट्रपति शासन को आप पार्लियामेंट में क्वालिफाइड सपोर्ट करेंगे इस घटना के बाद? अरे आवश्यकता क्या, सरकार सक्षम है। सरकार यदि सरकार तो ये सोच रही है, केंद्र सरकार, कि ये जो प्रेजेंट अरेंजमेंट है ये ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, आतंकवाद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो क्या इस वक्त आप सपोर्ट करेंगे यदि ये राष्ट्रपति शासन लागू करके और वहां पर एक सेंट्रल एजेंसी से काम कराएं? आप बताइए। बिल्कुल, देखिए सरकार के हर उस निर्णय में साथ हैं जो देश के हित में होगा। ये कांग्रेस पार्टी नहीं तो कहा था कि एनसीटीसी को लागू कर दीजिए। आप इस बात पर जवाब दीजिए कि क्या राष्ट्रपति शासन लागू करके फेडरल स्ट्रक्चर वहां पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब बताइए, क्लियर कट जवाब दे दीजिए। देखिए सरकार, मेरी पक्ष सुन लीजिए, अब बिल्कुल सुन लीजिए। अगर केंद्र की सरकार को लगता है, मैं उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखता हूं कि कांग्रेस की है या भारतीय जनता पार्टी की, कि देश के हित में है वहां की भाजपा और पीडीपी की सरकार को हटाना, तो निर्णय ले हम साथ खड़े हैं, बिल्कुल साथ खड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्णय इसलिए नहीं लेती क्योंकि उनकी साथ सरकार है, उप मुख्यमंत्री उनके और महबूबा जी मुख्यमंत्री है। नहीं, चलिए उन बातों को भूल जाइए। भारतीय जनता पार्टी वो निर्णय ले रहे हैं। ये सरकार तो बाद में निर्णय लेगी, आपके साथ ही रही है ना। उमर अब्दुल्ला क्या ट्वीट करते हैं ये आपको भी पता होगा। मैं इनकी पार्टी कश्मीर में कौन सा देखिए, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मैं कह रहा हूं, ट्वीट करने से, वक्तव्य देने से सरकार के हाथ नहीं बनते। सरकार के हाथ नहीं बनते। हम जूस भी पिलाएंगे, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं मिलेंगे, व्यक्तिगत तौर पर भी मिलेंगे। अब तक समस्या जो बरकरार है, अवार्ड भी वापसी करेंगे। वहां पे अगर आप सेना एक्शन लेगी तो हम कहेंगे कि सेना को प्रोसिक्यूट करो क्योंकि वो तो मासूम बच्चे थे, लेकिन सरकार एक्शन ले। ये पॉलिटिकल फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं कि पीओ के क्या तुम्हारे बाप का है? बात होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने ये शब्द कहे हैं। आपने कौन सा गठबंधन तोड़ दिया? मुझे एक बात बताइए आबे दुबे जी, फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं पीओ के क्या तुम्हारे बाप का है? निर्मल सिंह जी ने भी
नहीं, मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने आतंकवादी की तरफदारी की, उस पर नहीं चर्चा करेंगे? निर्मल सिंह ने, उन्होंने कहा बुरहान वानी का एनकाउंटर एक एक्सीडेंट था, बचाया जा सकता था। तब देखिए, हमको हर वो व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का हो, अगर देश के खिलाफ बात करता है तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। हाँ, यही तो मैं जानना चाह रहा था। बस आलोक मेहता जी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं, इसमें राजनीतिक नहीं हो। पूर्वाग्रह से हट करके जो खिलाफ हैं, जो अलगाववादी हैं, उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा होना चाहिए। और जो पार्टियां भी, देखिए, चाहे वो महबूबा जी रही हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस रही हो, जो पैसा केंद्र सरकार से जाता वो भी सही ढंग से यदि वहाँ नहीं खर्च किया गया, वो हज़ारों करोड़ों रुपया जो है उस सरकारों के समय में भी बहा दिया गया, गलत ढंग से खर्च हुआ, उसकी जांच पूरी तरह से नहीं हुई, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। अब जो सरकार है वो भी यदि उसको बीजेपी चूंकि कंधा दे रही है, इसलिए बिल्कुल अभी टिक्कू साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि आप जब उनको ही पालकी में बिठाए रखेंगे, जब उनके साथ आप सरकार चलाएंगे, तब उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। और वो चूंकि अलगाववादियों को समर्थन करती है काफ़ी हद तक, वो मतलब उस हिसाब से वो चाहती है कि नहीं, चूंकि उससे प्रोटेक्टेड रहेंगे, चुनाव में उसे सफलता मिलेगी। ये चुनावी खेल कश्मीर में इस आधार पर कि अलगाववादियों ने वो 15 दिन शांति रखें और उसके बाद 15 महीने आप पर हमला करें, ये छूट कतई नहीं मिलना चाहिए। और अभी जो कर्नल साहब ने कहा है कि ट्रायल बाहर आके करिए, जो लोग ऐसे दोषी हैं उनके खिलाफ बाहर ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल। जी जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं उनसे। देखिए, अगर सरकार ने अपनी टैक्टिक्स पाकिस्तान और हुर्रियत के साथ बदली की है, उन्होंने ये कहा कि हम न हुर्रियत से बात करेंगे, न पाकिस्तान से बात करेंगे, न हुर्रियत को पाकिस्तान से बात करने देंगे, ये एक नई पहल है, एक चेंज ऑफ टैक्टिक्स है। अब इस टैक्टिक्स को आप समर्थन कीजिए। आप सरकार के ऊपर हर दूसरे दिन क्यों दबाव डाल रहे हैं कि बातचीत करो? किसके साथ बातचीत करेंगे? हुर्रियत से बातचीत करेंगे, जिसके साथ पिछले 27-28 साल से आपने बातचीत करी है, और वो पाकिस्तान से जब तक उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलता वो आपके सामने कोई प्रपोजल नहीं रखते हैं। तो आप इस बात का समर्थन कीजिए, इसको चलने दीजिए 1-2 साल, देखते हैं कहाँ पहुँच जाएगा। ये एक नई दिशा है। तो आप सरकार के ऊपर इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? आपके आदमी जाकर एक डेलीगेशन लेकर हुर्रियत से मिलते हैं। हुर्रियत वाले कौन है? हुर्रियत वाले ही तो इस सारे आतंकवाद की जड़ है। हुर्रियत का ही तो आदमी पाकिस्तान में यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चीफ बैठा हुआ है। सलाउद्दीन कौन है? सलाउद्दीन तो जिलानी का राइट हैंड मैन है। सलाउद्दीन को बनाने के लिए एहसान डार को किसने मारा है? तो ये सब बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप जाते हैं डेलीगेशन लेकर और वहां आप हुर्रियत वालों से मिलते हैं, तो आप देशद्रोहियों से मिल रहे हैं। कर्नल टिक्कू, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। जी बोलिए अभी देखिए, मणिशंकर अय्यर के अलावा यशवंत सिन्हा जी भी मिलने गए भारतीय जनता पार्टी। मुझे मालूम था आप यही नाम लेंगे। और यशवंत सिन्हा जी की कितनी से हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम यशवंत सिन्हा की भी तारीफ नहीं कर रहे हैं। तो हम ये दोनों एक ही तरह से तोले जा रहे हैं सर। हाँ, एक और सवाल पूछना चाहता हूं मैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हुर्रियत में क्या कोई सिख है, क्या कोई हिंदू भी है, क्या कोई क्रिश्चियन भी है, कि या कश्मीर को खाली मुस्लिमों को दे दें? हुर्रियत खाली मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है? ये बात क्या हुर्रियत में सब धर्मों के लोग हैं? ठीक है, इसका जवाब ले लेते। जी बोलिए अभी दुबे। बिल्कुल नहीं, मैं सुनिए सचिन जी, जब मसरत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर ठुकराया गया, जब वहां पर पीडीपी की भी सरकार नहीं थी, जब केंद्र का नियंत्रण था, तब भी हमने विरोध किया था कि ये ऐसा तत्व है कि अगर बाहर आएगा तो फिर से अलगाव की गतिविधियां बढ़ जाएगी, मगर उसको नहीं माना। छोड़ते ही घाटी में अशांति प्रारंभ हो गई। उसके बाद का समय देख लीजिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अप्रासंगिक हो गई हुर्रियत कश्मीर में। वहां के नागरिकों का नेतृत्व, स्वाभाविक नेतृत्व आगे लाना होगा, और इन लोगों की जो अप्रासंगिकता है, जो पाकिस्तान परस्ती है, आप बिहाइंड की बात डालिए। आज भी केंद्र की सरकार, अरे केंद्र की सरकार मोदी जी लाएंगे, आज भी सुरक्षा का कवच उनको है। आज सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं हम लोग, क्या उनको बताइए? मैं आग्रह करना चाहता हूं, कोई राजनीतिक दल कुछ भी कहे, आप देश के हित में निर्णय लीजिए। आपको लगता है कि ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं तो आज मुकदमा दर्ज कीजिए, और क्यों पाकिस्तान भेज दे, डालिए जेल में जीवन भर के लिए इनको। और वहां पर संवाद अगर स्थापित करना है, जो नागरिक 63% तक प्रजातंत्र में आस्था करते हैं। ये कह रहे हैं बहुत आसान है ये कहना,
जिनको आपने साथ रखा, जिनको आपने डिनर खिलाया, और साथ में जब फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि अगर इन पे मुकदमा कर दिया तो फिर देखिएगा कि कश्मीर तुम्हारे, अरे इन्होंने भी तो स्टेक होल्डर बनाया सचिन जी, इनके तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वो स्टेक होल्डर हैं, तो उसी को तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसी की तो भुगत रहे हैं फिर आज ये। तभी तो यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि यहाँ पर आतंकी स्टॉक लिया जा रहा है, आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। जो गलतियां पहले हो गई हैं उन्हें खत्म करिए। तो कम से कम स्वीकारना तो होगा ना कि गलती अगर अब हो रही है, गलती अगर पहले हुई है, ले सकते आगे या फिर जो गलती कर रहा है उन सबका साथ देने का भी प्रण लेके छोड़ना पड़ेगा ना। जी आलोक जी, देखिए इसमें कोई, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ने कांग्रेस के साथ भी समझौता रखा, एक समय में बीजेपी के साथ भी रखा। यही तो एक है कि उसकी क्षेत्रीय दलों की राजनीति में कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की भी कोई कमी तो आई। पिछली बार सोचा गया था कि बीजेपी यदि कुछ घाटी में भी कुछ लोग ला सकती है, कांग्रेस की भी कमजोरी का ही फायदा तो अलगाववादी भी उठाते रहे हैं। इसलिए ये मौका अब आ गया है जब इस सब से उठ करके इन दलों को भी सोचना चाहिए कि कब तक ऐसे ब्लैकमेलर्स, चाहे वो पार्टियां हो चाहे वो संगठन हो, उनके साथ समझौते किए जाएं, उनको छूट दी जाए जिसका हो। राष्ट्रीय धारा में यदि आते हैं, चुनाव लड़ करके जो जीत के आता है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं क्या घाटी में भी कांग्रेस तो कमज़ोर हुई ना, बीजेपी भी नहीं आ पाई, कांग्रेस भी कमज़ोर है। टोटली पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भरोसे उसको छोड़ दिया गया और उनके साथ समझौते किए जाते रहे। ये आवश्यक इस बात का है। अभी भी मैं फिर से कहूंगा, से तो बांट ही दिया गया ना, श्रीनगर तुम रख लो, जम्मू मैं रख लेता हूँ, उसका नुकसान हो रहा है ना। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस यही होता था, हम लोग मर रहे तो मरते रहे। और पहले भी बीजेपी ने भी जब उनसे समझौता किया, फिर कांग्रेस ने समझौता किया, पीडीपी के साथ भी दोनों के समझौते हुए। ठीक है, सरकार बनाए जाना चाहिए, लोकतांत्रिक सरकारें गठबंधन की भी होती है, लेकिन जब वो लोग अलगाववादियों का, आतंकवादी गुटों का प्रत्यक्ष यदि समर्थन करते हैं तो उससे गठबंधन को तोड़ने में देर नहीं लगाई जानी चाहिए। उन पर कार्रवाई होने में क्यों देर लगती है। यहां से एक कदम और आगे कर्नल टिक्कू, क्या ये वक्त आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ एक ये, क्योंकि बहुत शांति प्रिय देश हैं हम, कुछ जो है किसी तरीके की अशांति चाहते नहीं हैं, पहले हम एक्शन लेंगे नहीं, कोई करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये सब जुमलों से बाहर आके एक डेमोक्रेसी का जामा जरूर पहनाया हुआ, लेकिन क्या डेमोक्रेसी इस वक्त क्या चल रही है और क्या कश्मीर में हो रही है सभी जानते हैं। इस वक्त एक प्रॉपर एक्शन की जरूरत है, एक ऑपरेशन वॉशआउट की जरूरत है, भले वर्ल्ड या भले कोई भी पार्टी हो, इसके लिए कोई कुछ भी कहे। देखिए, सबसे पहले हमें ये फैसला करना है क्या देश के अंदर गवर्नमेंट है या अपोजिशन है हमारी, वो इस बात को मानते हैं कि पिछले 28 साल से हम एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं कश्मीर के अंदर, और ये प्रॉक्सी वॉर को चलाता है पाकिस्तान। अगर आप ऑल आउट जाना चाहते हैं प्रॉक्सी वॉर के अगेंस्ट, तो आप सरकार में रहकर पीडीपी के साथ सरकार बनाकर, सरकार चलाकर ये वॉर किसी भी हालत में नहीं लड़ सकते। तो इसलिए मेरा ये मानना है, अगर आप इसको 1-1.5 साल में ख़त्म करना चाहते हैं, शांति लाना चाहते हैं, मिलिटेंट्स का सफाया करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक हमने मिलिटेंट्स को पीओके से अंदर आने से रोका हुआ है, क्योंकि सर्विलेंस सिस्टम बहुत अच्छा बन रहा है, हर दिन अच्छा बन रहा है, काफ़ी सारे नहीं आ पा रहे हैं वहाँ पर। तो अगर आप इस समर के दौरान, गर्मियों के मौसम में, अक्टूबर के टाइम पे जब तक पासेस फिर दोबारा से बंद होनी शुरू हो जाएंगी, अगर आप ज़बरदस्त मुहिम चलाएंगे मिलिटेंट्स के अगेंस्ट, और खासकर साउथ कश्मीर में, क्योंकि सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर में अब ज़्यादा बचे नहीं हैं, तो आप इनका खात्मा कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार में रहकर, महबूबा जिसका वो क्षेत्र है साउथ कश्मीर, उसके साथ गवर्नमेंट चलाकर आप ये काम कर सकते हैं। इसलिए जो कर्नल साहब बता रहे थे, मुझे लगता है अगर आपने ये लड़ाई जीतनी है, इस साल जीतनी है, आपको गवर्नर रूल लगाना पड़ेगा वहां पर। ये वक्त भी ऐसे ही बीत जाएगा, हम सब चर्चा करते रहेंगे, कड़ा एक्शन होना चाहिए कि नेशन सेंटीमेंट है, कड़ी निंदा नहीं होनी चाहिए। मैं आता हूं अभी जी आपके पास कि, लेकिन राम माधव का जिस तरीके से बयान आया, या फिर इस वक्त जो सरकार के प्रवक्ताओं का बयान आ रहा है कि देखेंगे, एक्शन होगा, जवाबदेही तय होगी, कि सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय किया जाएगा और कुछ नहीं है। सचिन, ऐसा तो मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि हम थोड़ा सा इतना पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। हो सकता है उनके राजनीतिक अपने आग्रह तो हैं, लेकिन अब जो समीक्षा हो रही है और जो वायदा पूरा देश जिस तरह से अपेक्षा कर रहा है, अब इसके बाद उनको अपनी किसी न किसी रणनीति में कोई बदलाव करना होगा, या क्योंकि हम लोगों को आशावादी रखना चाहिए, चूँकि सरकार भी इतनी कमज़ोर नहीं है, यदि वो चाहे तो कर सकती है, जैसा अभी साहब भी कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो समीक्षाएं हो रही है, हो सकता है कि राज्यपाल, वहाँ बीच में चर्चा रही है कि नए राज्यपाल भी बनाए जाने वाले हैं, या वहाँ पर
कैसे राज्यपाल का और अधिक प्रभाव पड़े, कैसे सेना उसको उपयोग करे। नहीं, मेरे और ये कहने का बिल्कुल मतलब एक हमने ये कहा था, कि अगले 3 महीने ऐसे दोबारा से फ्रेज करता हूं, बहुत बहुत क्लोजली आपने देखा है। आप महबूबा की राजनीति को बहुत क्लोजली जानते हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत कैसे बखूबी जानते हैं, कैसे पाकिस्तान परस्त हो जाते हैं जब सत्ता में नहीं होते, और जब सत्ता में होते हैं तो कैसे यहाँ पर राम भजन भी गाए जाते हैं, ये सब हमने देखा है। क्या महबूबा को इतने कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है, उनकी राजनीति से क्या उनको इतना ऊपर किया जा सकता है कि वो सब कुछ जो आप करना चाहते हैं वो सब भी होता रहे और सरकार भी बने रहे, कि दोनों संभव है? देखिए, अब दोनों संभव नहीं होगा। अल्टीमेटली चाहे आज करें या 6 महीने बाद करें, यदि राष्ट्रपति शासन लगा करके पूरी छूट देकर 6 महीने साल भर उस स्थिति को जब तक साफ नहीं किया जाएगा तब तक इस समस्या का नियंत्रण संभव नहीं है, खास करके इस तरह के आतंकवादी गिरोहों से निपटने के लिए। जी कर्नल शिवदान बोलिए। फिर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश ये सोचता है कि आसपा लगा करके, सेना को बुला करके हमने आतंकवाद से हम मुक्ति पालेंगे, मगर मैं यहाँ आसपा की लिमिटेशंस बताना चाहता हूं कि आसपा सेना को किसी भी प्रेमाइसिस को सर्च करने के अधिकार देती है, टेररिस्ट को अरेस्ट करने के अधिकार देती है, मगर आसपास सेना को उसको सजा देने के अधिकार नहीं देती है। नहीं, उसके सबूत सजा भी नहीं दिलवाने मिलते के ना। लिए आतंकवादी के सबूत मिलना कठिन है, जो उनको वही सपोर्ट होता है। देखिए, सजा दिलवाने के लिए सेना को भी उसे सिविल पुलिस को हैंडओवर करना पड़ता है, और इसी कारण से अभी तक एक रूट्स इन कश्मीर नाम के कश्मीरी पंडितों की संस्था है, उसने कश्मीरी पुलिस से एक आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन मांगी कि बताइए अब तक कितने लोगों को आपने इसमें सजा दी है देश विरोधी गतिविधियों के अंदर। तो उनको जवाब मिला है कि नॉट ए सिंगल पर्सन हैज बीन पनिश्ड इन दिस एक्ट। एंड उसी आरटीआई में उन्होंने बताया है कि यासीन मलिक के खिलाफ इतने मर्डर चार्जेस हैं, और बिट्टा कराटे के खिलाफ इतने हैं, और सोनसो के खिलाफ इतने हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि यदि सेना की को जो हम आसपास देकर के कहते हैं कि सेना सब कुछ कर लेगी, सेना अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल कोर्ट्स और कानून व्यवस्था उसका साथ नहीं देती। और साथ ही साथ हमारी राजनीतिक व्यवस्था भी। कर्नल शिवदान, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अबे दुबे 30 सेकंड है, मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। मैं चाहूंगा अंतिम रिमार्क आपसे लूं, कम से कम जाते जाते दर्शक आज के सेंटीमेंट में जो ये कहे कि हाँ गुस्सा अगर मुझे सरकार पर है, तो अबे दुबे कम से कम कुछ एक ऐसा कह के गए जो कि राजनीति से ऊपर था। बोलिए अबे दुबे। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि सेना एक ऑपरेशन चलाए और आतंकवादियों को खत्म करे, लेकिन हम सब लोग मिलकर कश्मीर में भी एक बहुत बड़ा अभियान चलाएं ताकि डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर पाएं। वो जो 65% से 7% पर उनकी आस्था आ गई है, उनको फिर से जागृत करें, क्योंकि नागरिकों को साथ लिए बगैर शांति स्थापित नहीं की जा सकती। सेना को मजबूत करें, लेकिन प्रजातंत्र को विकसित करने का काम समानांतर रूप से हम सारे लोगों को मिलकर वहां करना होगा। चलिए अभी दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, और आप सब मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी आशा के साथ, जैसा कि जिस आशान्वित आलोक मेहता जी ने हमें किया है कि इतनी जल्दी जो है, बहुत जल्दी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। सरकार जानती है और इस वक्त जो सेंटीमेंट है वो उसे समझ रही होगी, कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा और इसका हल निकलेगा।